हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जोन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो इस वीडियो में हम बैंकिंग चैप्टर के कुछ और 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये वो एमसीक्यूज हैं जिसके रिलेटेड मैं कंटेंट बेस्ड वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करने बहुत ही इजी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री दैट। ऑब्वियस ही बात है, जो सेंट्रल बैंक है, एपेक्स बैंक है, फादर ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स है। तो वो क्यों है और क्या क्या करता है? ऑप्शन ए, कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। इशू करेंसी, बिल्कुल सही है, 2 रुपए से लेके 2000 तक के नोट जो भी है इशू करता है। एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये भी बात सही है। इसका मतलब ये तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ये सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली। Statement number 1 is the central bank focuses on growth and stability of the economy। ये बात बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो सेंट्रल बैंक है वो फोकस करता है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी पे। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द नोट इशूड बाय द सेंट्रल बैंक आर एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ये भी बात बिल्कुल सही है, जो भी सेंट्रल बैंक नोट इशू करता है वो क्या होता है? वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होता है, वो लिमिटेड नहीं होते। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, बोथ the statements are true। next question, now फिर से statement based question है, read the statements carefully। now in India RBI is the central bank, बिल्कुल सही बात है। RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक कौन सा? इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ये सही है। RBI was nationalized in the year 1935। नो, ये गलत है। अब देखो, अब इसमें मैं आपको 2 पॉइंट क्लियर कर दूं। 1935 में आरबीआई ने अपना काम जो था, वर्किंग जो थी, वो स्टार्ट की थी। 1934 में आरबीआई का एक्ट आया था और 1935 में आरबीआई की जो स्टार्टिंग हुई थी। बट नेशनलाइजेशन कब हुआ था आरबीआई का, सरकार के कंट्रोल के अंदर कब आया था? तब ये आया था 1 जनवरी 1949 में। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखते हैं। Now read the statements carefully। In India, central bank has the coin issue authority। ये गलत है। सेंट्रल बैंक के पास कॉइन इशू अथॉरिटी नहीं है, बट कॉइन इशू अथॉरिटी किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मेरे को एक आंसर बताना कि कॉइन्स के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक नोट भी इशू करती है, वो नोट कौन सा है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिए। सेकेंड स्टेटमेंट है, आरबीआई इज द लेंडर एट द लास्ट रिजॉर्ट। ये बात बिल्कुल सही है। जब भी किसी भी बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो पेमेंट कौन करता है? एट द लास्ट रिजॉर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रू बट स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द सेंट्रल बैंक। इनमें से कौन सी चीज सेंट्रल बैंक के लिए सही नहीं है? नाउ फर्स्ट इज इट एक्ट एज अ बैंकर टू द बैंकिंग सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। कमर्शियल बैंक के लिए बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है। ओके, जैसे हमारे लिए पीएनबी है, एसबीआई जो है हमारे बैंक्स हैं, और जो कमर्शियल बैंक है उनका बैंक कौन है? उनका बैंक है सेंट्रल बैंक। सेकंड देखते हैं, इट एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये भी बात बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट का भी बैंक है। थर्ड इज इट कंट्रोल्स मनी सप्लाई ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही बात है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो वर्क करता है। एंड फोर्थ वन इज इट लेंड्स मनी टू द बोरोवर्स एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बिकॉज देखो, जो सेंट्रल बैंक है वो कभी भी डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग नहीं करता। अगर डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग नहीं करता तो वो बोरोवर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन कैसे प्रोवाइड करेगा? इजंट इट? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बिकॉज इसमें लिखा है नॉट ट्रू फॉर द सेंट्रल बैंक। प्लीज ये नॉट वर्ड को भूल मत जाना। आपको लगेगा कि ट्रू, कई बार जल्दी जल्दी में पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि हम नॉट को पढ़ते नहीं, ट्रू पढ़ लेते हैं, तो हमें लगेगा कि ये क्वेश्चन ही गलत है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। 6th क्वेश्चन देखते हैं, द मेन रीजंस फॉर ग्रांटिंग पावर्स ऑफ इशूइंग नोट्स टू द सेंट्रल बैंक आर। तो कौन से मेन रीजन है जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक को नोट इशू करने की पावर दी हुई है? ए, टू मेंटेन सिमिलैरिटी इन नोट सर्कुलेशन एंड बेटर रेगुलेशन ऑफ करेंसी। बिल्कुल सही, क्योंकि देखो अगर आपने नोट सर्कुलेशन करना है, बेटर तरीके से सर्कुलेट करना है, तो एक अथॉरिटी के पास, क्योंकि देखो आप 10 का नोट, मान लो 4-5 लोगों को कह दिया कि आपने नोट क्या सर्कुलेट करने हैं,
किसी ने नोट किसी तरह का बना देना, किसी ने किसी तरह का। अगर सिमिलैरिटी लेके आनी है तो सेंट्रल बैंक के पास ही अथॉरिटी होनी चाहिए। बी इज टू ग्रांट डिस्टिंक्टिव प्रेस्टीज टू द करेंसी नोट, ये भी बात बिल्कुल सही है। सी टू अवॉइड अननेसेसरी क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ये भी बात बिल्कुल सही है, बिकॉज कंट्रोल किसने करना है क्रेडिट को, वो भी सेंट्रल बैंक ने करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों के तीनों रीजंस है जिसकी वजह से ग्रांट की हुई है पावर इशू करने की नोट्स की, किसको, सेंट्रल बैंक को। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो असर्शन देखते हैं पहले क्या है। सेंट्रल बैंक एज सुपरवाइजर रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द कमर्शियल बैंक, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एज अ सुपरवाइजरी, अगर सुपरवाइजरी रोल की बात करें सेंट्रल बैंक की, तो वो कंट्रोल करता है कमर्शियल बैंक को। द कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड बाय पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स एंड रिटर्न्स फाइल्ड बाय देम, ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन देखते हैं। The RBI has fined IndusInd Bank rupee 4.5 crore for non-compliance of certain norms like exposure norms, prudential norms, among others. RBI has clarified that deficiencies were in regulatory compliance and not in customer bank transaction. तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, RBI ने IndusInd Bank पे 4.5 करोड़ का फाइन लगाया था, बिकॉज जो जो चीजें RBI ने IndusInd Bank को करने को कही थी वो चीजें इन्होंने फुलफिल नहीं की थी। तो एज अ सुपरवाइजरी रोल ऑब्वियस ही बात है, अगर आरबीआई एक्ट कर रहा है एज अ सुपरवाइजर, तो जो बैंक अगर गलती कर रहा है तो उस पर फाइन लगा सकता है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन एक सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा है असर्शन के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर वर्क्स एज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, ये बात बिल्कुल सही है। जो भी कैश रिजर्व, जैसे मान लो किसी कमर्शियल बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट में से कुछ हिस्सा कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक के पास रखा, तो वो कस्टडी होगी एक किस्म की, तो वो एक्ट करते हैं। रीजन देखते हैं। द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ म्यूचुअल क्लेम्स ऑफ कमर्शियल बैंक, ये भी बात बिल्कुल सही है। बट अब असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि असर्शन में कस्टडी के बारे में कहा हुआ और यहाँ पे क्लियरिंग हाउस इंटर बैंकिंग क्लेम्स के बारे में कहा हुआ है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही जरूर है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। सो असर्शन इज सेंट्रल बैंक यूजेस मेनी टूल्स सच एज बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब ये बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा इसका क्या मतलब होता है। टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ये बात बिल्कुल सही है। अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो आरबीआई के पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे पॉलिसी रेट्स जिसमें बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आ जाता है, पॉलिसी रेशियोज जिसमें सीआरआर, एसएलआर आ जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और भी काफी ज्यादा जो टूल्स हैं वो अवेलेबल है। रीजन क्या है, कमर्शियल बैंक इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, नो, ये गलत है। सिंपल सी बात है, कमर्शियल बैंक एपेक्स बैंक नहीं होता, सेंट्रल बैंक एपेक्स बैंक होता है। इसका मतलब असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। सेंट्रल बैंक कैन इशू एज मच करेंसी एज दे वांट टू इशू। ओके, तो असर्शन क्या कह दी इन्होंने कि सेंट्रल बैंक एज मच करेंसी एज दे वांट टू इशू ये कर सकता है, ये गलत है। देखो एज मच यहां पे वर्ड आ गया, अपनी मर्जी से जितनी मर्जी करेंसी इशू कर सकता है, बट दे हैव टू कीप मनी सप्लाई इन माइंड, दे हैव टू कीप इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन माइंड। अगर वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को दिमाग में नहीं रखेंगे, हाँ, अगर इस स्टेटमेंट में साथ में लिखा आता असर्शन में सेंट्रल बैंक कैन इशू एज मच करेंसी एज दे वांट टू इशू कीपिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन माइंड, तो ये असर्शन बिल्कुल सही हो जाता। बट इस केस में उन्होंने सिंपल यही वर्ड्स कहे हैं कि एज मच करेंसी, जितनी चाहे मर्जी करेंसी इशू करना चाहे, तो ये गलत हो गया। रीजन देखते हैं, सेंट्रल बैंक इज हैविंग नो इशूइंग अथॉरिटी, ये बात बिल्कुल सही है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस चीज को प्लीज छोटे छोटे जो की पॉइंट्स होते हैं उनको ध्यान में रखा जाए, तो बेटर है। हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छे से पढ़ो एंड देन फिर उसके बाद रिजल्ट पे पहुंचना है। आई होप आपको जितने भी ये 10 क्वेश्चन मैंने कराए हैं समझ लग गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको और भी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।